नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में फिर से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और उनके माध्यम से कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है उच्च आवृत्ति सर्किट के लिए पसंदीदा संधारित्र कौन-सा होता है? देखिए संधारित्र है, बहुत सारे संधारित्र हैं, एयर संधारित्र, माइका संधारित्र, इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र, इसके अलावा और भी होते हैं एल्यूमीनियम, सिलिकॉन और भी ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन संधारित्र की सबकी अलग-अलग योग्यता होती है, जिस वजह से इनको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही योग्यता आपसे पूछी गई है, उच्च आवृत्ति में किसका उपयोग करोगे? कभी आपसे पूछा जाएगा ध्रुवीकरण में किसका उपयोग करोगे? कभी आपसे पूछा जाएगा हाई टेम्परेचर के लिए, कभी आपसे पूछा जाएगा लो टेम्परेचर के लिए, रेडियो ट्यूनिंग के लिए जो कि लो फ्रीक्वेंसी पर होता है, किसका इस्तेमाल करोगे? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है उच्च आवृत्ति। ऐसे उपकरण जहाँ पर आपको महसूस हो यहाँ पर उच्च आवृत्ति हो रही है, वहाँ पर आपको इस तरह के संधारित्र को लगा देना है। आपके ऑप्शन है एयर कैपेसिटर, माइका या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर या इनमें से कोई भी नहीं, कोई अलग कैपेसिटर है। सही आंसर है माइका कैपेसिटर या अभ्रक कैपेसिटर इसे बोलते हैं, ठीक है ना? अब आपको मैं बताता हूँ कि आखिर इसका उपयोग करते क्यों हैं? देखिए, आप सबको मैंने बताया था ये पिछले लेक्चर में क्यू फैक्टर के बारे में। एक क्यू फैक्टर होता है। क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा उच्च होगा, संधारित्र उतना ही अच्छा है। क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा निम्न होगा, संधारित्र उतना बेकार है। तो जो अभ्रक होता है ना, अभ्रक संधारित्र का क्वालिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा उच्च होता है। हाई क्वालिटी फैक्टर होता है अभ्रक संधारित्र का। इस वजह से यह क्या करता है, आवृत्ति से स्वतंत्र हो जाता है। आवृत्ति से स्वतंत्र होने के कारण उच्च आवृत्ति सर्किट में हम माइका कैपेसिटर या अभ्रक संधारित्र का उपयोग कर देते हैं। ये होता है मेन रीज़न। तो जहाँ-जहाँ पर भी उच्च आवृत्ति की बात हो, जहाँ-जहाँ पर भी आवृत्ति से स्वतंत्र होने की बात हो, वहाँ पर आपको बिना सोचे-समझे माइका संधारित्र लगा देना है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर केसेज़ में माइका संधारित्र ही उपयोग में लिया जाता है। लेकिन अगर कहीं टेम्परेचर की बात होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को कंट्रोल करने की बात हो जाती है, तो बस वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको सेरेमिक कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना? याद रखना है टेम्परेचर का जहाँ केस आता है उसे कंट्रोल करने के लिए सेरेमिक कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। वहीं अगर उच्च आवृत्ति या आपको पता नहीं है और आपको फिर भी आंसर टिक करना है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप माइका संधारित्र को ही टिक करोगे, ठीक है ना? इसके अलावा आपसे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर पूछा गया है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर एक पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वजह से जहाँ पर भी पोलराइज्ड की बात आ जाए, वहाँ इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए माइका संधारित्र में आवृत्ति का फ़र्क पड़ता क्यों नहीं है? ये एक सोचने वाली बात है। देखिए क्या होता है जो माइका संधारित्र होता है ना, इसमें प्रतिरोध लगा हुआ होता है। इसके अलावा माइका संधारित्र में एक और चीज़ लगी रहती है इंडक्शन, ठीक है ना? तो इसमें निम्न प्रतिरोध और इंडक्शन लगे हुए होते हैं, ठीक है ना? वर्क कर रहे होते हैं माइका संधारित्र में, जिस वजह से ये आवृत्ति से स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है? ये होता है मेन फैक्टर और इसी वजह से जो इसका क्यू फैक्टर है ना वो हाई होता है क्योंकि इसमें निम्न प्रतिरोध और प्रेरण जुड़े हुए होते हैं, समझ गए? अगर हम थोड़ी-सी यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की भी जो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सबसे कम थ्रेशोल्ड वोल्टेज किसका होता है? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का होता है, ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के बारे में 1-2 चीज़ें आपको याद रखनी है, जो मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में क्या होता है? ये 2 हैं, संधारित्र प्लेटें हैं, बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में जो ये वाली प्लेट होती है ना, एक प्लेट, वो पूरी तरह से धातु की बनी हुई है। इस प्लेट को हम या जो पॉजिटिव प्लेट है, इसे हम बोलते हैं एनोड, ठीक है ना? ये धातु से बनी हुई होती है। हम इन दोनों प्लेटों में वोल्टेज देते हैं। दोनों प्लेटों में बीच में विद्युत अपघट्य के रूप में या तो आप ठोस को इस्तेमाल कर सकते हो सॉलिड या फिर लिक्विड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना? इन दोनों चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि एनोड पॉजिटिव होता है, इसके अलावा इसके बीच में एक ठोस या द्रव किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी तरफ क्या होता है जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पर जो ऑक्साइड की परत होती है, आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑक्साइड की परत होती है जो कि ढक ली जाती है, ठीक है ना? ढक जाती है ये ऑक्साइड की परत। इसे हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, याद रखना है कैथोड या नेगेटिव। तो बस इतना याद रखना है अगर आपसे पूछे कि कैथोड किस परत को ढक लेता है तो आपको बताना है एक ऑक्साइड की परत होती है उसकी वजह से उससे ढक जाता है। दूसरा आपको याद रखना है एनोड पॉजिटिव होता है बीच में आप सॉलिड या लिक्विड किसी भी तरह के इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल का उपयोग उपयोग कर सकते हो। आपको अगर ऑप्शन में दिया हो सॉलिड का उपयोग करते हैं, लिक्विड का उपयोग करते हैं या दोनों करते हैं या उनमें से कोई भी नहीं। तो आपको लिखना है दोनों का उपयोग कर सकते हो आप, ठीक है ना? ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है पावर फैक्टर।
सुधार में प्रयुक्त कैपेसिटर बैंक की क्षमता को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको पावर फैक्टर पता होना चाहिए। पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। पावर का मैंने आपको बताया था, पावर का होता है वी आई, है ना? पावर मतलब होता है वी आई, या फिर आई स्क्वायर आर। इस तरह से आप अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हो, ठीक है ना? आर की जगह बी और आर के में निकालना है तो आई की जगह पे वी बाई आर रख दोगे आप तो भी निकल आएगा, ठीक है? अब देखिए, ये होता है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर पूछा है इसलिए कॉस थीटा जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इसे याद रख पाओ तो ज्यादा अच्छा है, ऑप्शन सी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक नॉलेज कर देता हूँ, जिससे कि आप अगर कभी एग्जाम में भूल जाते हो तो आप निकाल पाओ उस चीज को, ठीक है ना? देखिए क्या होता है, इस तरह से डायग्राम बनता है इसका। फेजर डायग्राम बोल लो या जो आप बोलना चाहो, ये होता है डायग्राम। यहाँ पर होता है थीटा, थीटा या फाई, जो भी आप देना चाहें। अगर हम इसके इन पॉइंट्स को नाम देते हैं ओ, ए, बी, इस तरह से हम पॉइंट को नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर होता है इसे हम बोल, ये वाला फैक्टर ये परिणामी होता है, और ये होते हैं इसके घटक, कॉस घटक और साइन घटक। अगर इसको हम देखें तो ये होता है हमारा साइन घटक, वी आई साइन थीटा। ये होता है कॉस घटक, वी आई कॉस थीटा। और ये होता है परिणामी, वी आई लिखते हैं इसको, ठीक है? अगर हम इसमें पाइथागोरस या बोधाइन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो आता है ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इस तरह से बनता है, ठीक है ना? अब आपको एक चीज याद रखना है, अब यहाँ पर आप अलग अलग वैल्यू रख दोगे। इसकी वैल्यू होती है वी आई होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू होती है वी आई कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है वी आई साइन थीटा होल स्क्वायर। इस तरह से इसकी वैल्यू होती है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप इसको निकालते हो तो इसको हम लिखेंगे केवीए, किलोवाट एम्पियर में। इधर से वी का होता है ना, इसको, इसकी होती है वोल्टेज, तो किलो वोल्ट, और इसकी होती है एम्पियर, ठीक है ना? तो एम्पियर, इसलिए किलो वोल्ट एम्पियर में इसे लिखा जाता है, ठीक है? इसे लिखा जाता है किलोवाट में, क्योंकि ये फैक्टर हो गया। इसे लिखोगे, इसे भी आप लिखोगे किलो वोल्ट एम्पियर प्रतिरोध। इस तरह से आप लिखते हो, ठीक है ना? ये हो गया, ओके। अब देखिए, आप यहाँ पर आपको निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या लिखोगे आप? कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ बी, ये है, ठीक है? थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और थीटा के बगल वाला होता है बेस, इसे हम बोलेंगे बेस। और ये सामने वाला एंगल है इसके, थीटा के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहां से जब आप निकालोगे तो हो जाएगा किलोवाट अपॉन किलोवाट एम्पियर। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे और आगे तक, तो आपको मिलेगा किलोवाट एम्पियर आर, इस तरह से, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ओम मीटर के साथ संधारित्र का परीक्षण करते समय यदि संधारित्र चार्जिंग दिखाता है, लेकिन अंतिम प्रतिरोध रीडिंग सामान्य से काफी कम है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संधारित्र है, ठीक है? संधारित्र का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल C इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है? ये होता है संधारित्र का फॉर्मूला। अभी संधारित्र डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज है, ठीक है? तो जीरो है, इसकी जो C की वैल्यू है वो जीरो है, C इज इक्वल टू जीरो। जब आप इसे चार्ज में लगाते हो, इसने, आपने इसमें अप्लाई किया एक वोल्टेज, अप्लाई किया इसमें वोल्टेज। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होना चाहिए कि संधारित्र का जो अभी जीरो था वो कुछ इंक्रीज होना चाहिए, कुछ इंक्रीज होना चाहिए, जीरो से इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि ये चार्ज ही नहीं हुआ, ठीक है? चार्ज ही नहीं हुआ या बहुत कम चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि संधारित्र में आप चार्जिंग तो दे रहे हो, लेकिन वो चार्ज हो भी रहा है लेकिन लीक कर रहा है। याद रखना है, जैसे अपन कोई टंकी लेते हैं, कोई हमने टंकी ली, इसमें हमने पानी भर दिया, ये लेजम है, सटक जो जा रही है, यहाँ से आपने मोटर चालू की, ये आपकी मोटर हो गई। मोटर आपने चालू की, पानी इसमें जा रहा है, प्रॉपर पानी जा रहा है जैसे, लेकिन यहाँ पर बीच में होल है, बीच में होल है, जिस वजह से पूरा पानी बाहर जा रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लीकिंग, लीक करना। यही काम होता है संधारित्र के साथ। अब ये संधारित्र में किस वजह से होता है, कई कारण हो सकते हैं। देखिए, एक तो ऐसा हो सकता है कि संधारित्र का जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब वोल्टेज बहुत ज्यादा चरम सीमा पर होता है, संधारित्र की जो कैपेसिटी के पास पहुंचने वाला होता है, हाई कैपेसिटी के, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का एक छोटा सा पोर्शन होता है जो एक कंडक्टर की भांति बिहेव करने लगता है। मैंने आपको ये सब पिछले लेक्चर में बताया था। तो कंडक्टर की भांति जब ये बिहेव करने लगता है, तो हो सकता है कि इसने, ये इतना ज्यादा कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा हो कि इसमें से धारा
प्रवाहित होने लगी हो। अगर धारा प्रवाहित होने लगेगी तो चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? इस वजह से लीकी काम करने लगता है। इसके अलावा संधारित्र गर्म हो गया हो, जिस वजह से संधारित्र के खराब होने की चांसेस होते हैं, इस वजह से भी ये एक लीकी संधारित्र की तरह काम करने लगता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 6 माइक्रोफैराड संधारित्र को 200 वोल्ट पर चार्ज किया जाता है, तो कूलाम में चार्ज होगा। मैंने यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है? तो Q की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है, जो अज्ञात है। C की वैल्यू यहाँ पर आपको दी है 6 माइक्रोफैराड और V की वैल्यू आपको दी है 200 वोल्ट। तो 6 माइक्रोफैराड इंटू 200 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो गया? 200 है यहाँ पर 1200, 1200 माइक्रोफैराड वोल्ट। इसको आप लिख सकते हो माइक्रो कूलाम, 1200 माइक्रो कूलाम। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है? इस तरह से आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है समान रेटिंग के लिए कौन सा संधारित्र भौतिक रूप से छोटा होता है? भौतिक रूप से मतलब आपसे पूछा गया है, देखिए संधारित्र इस तरह से होता है, तो भौतिक रूप से आपका मतलब है ये डी जो होता है, एरिया जो होता है ए, ये भौतिक रूप से छोटा कौन सा होगा? मतलब आपके सामने दिया गया है एक सेरेमिक संधारित्र मान लीजिए और एक दिया गया है पेपर संधारित्र। तो आपको बताना है कि कम से कम एरिया को कवर करके आप अच्छी रेटिंग कैसे पा सकते हो। मान लीजिए आपको यहाँ पर चाहिए 0.1 पिको फैराड, हालांकि ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर चाहिए आपको 0.2, यहाँ पर भी आपको 0.1 पिको फैराड ही चाहिए, कोई वैल्यू है। तो आपको चाहिए कि ये संधारित्र का आकार अगर हम इतना बनाएं, मान लीजिए इसमें डी की वैल्यू आपने 2 रखी है, एक समझने के लिए बता रहा हूँ, डी की वैल्यू 2 रखी है और यहाँ पर आपको एरिया और डी की 2 है, एरिया आपने मान लीजिए 4 रखा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पर आपसे पूछा गया है इतनी ही पिकोफैराड, मतलब समान धारिता पाने के लिए, समान आउटपुट रिजल्ट पाने के लिए पेपर संधारित्र के भौतिक क्या होने चाहिए? क्या ये भी इससे कम में कर सकते हैं? 1 या ए की जगह पे 3 रख दो तो प्राप्त होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। या फिर डी की जगह पे 4 या ए की जगह पे 12 रखने पर, मतलब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन-सा कम स्थान घेर के समान रिजल्ट देगा। तो सही आंसर है सेरेमिक। हमेशा आपको याद रखना है, सेरेमिक और पेपर कैपेसिटर की जब भी बात की जाए, आपको सेरेमिक को ही प्रेफ़रेंस देना है, ठीक है? याद रखना है आपको, ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस धारिता का मान क्या है जिसे 150 पिकोफैरेड के समतुल्य धारिता बनाने के लिए 50 पिकोफैरेड कंडेंसर के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है समांतर क्रम में। आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक तो बताया था सीरीज़ और दूसरा बताया था पैरेलल, बताया था ना? तो सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में अगर हम नेट निकालना चाहते हैं तो 1 अपॉन सी जो टोटल है वो होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस इस तरह से जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं 1 अपॉन Cn तक। वहीं अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर पैरेलल में हो तो इसमें सीधा-सीधा हमें बस ऐड कर देना पड़ता है C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह से हम इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे Cn तक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा Cn, ठीक है ना? इस तरह से और इसको हम कैसा लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 अपॉन Cn इस तरह से। ये भी कभी अगर पूछ आ जाए लिखा हुआ तो इसको आप टिक कर सकते हो। आपसे पूछा गया है पैरेलल में। पैरेलल में उन्होंने बोला है कि 150 पिकोफैरेड का आपने बनाया है। मतलब कि जो C नेट है उसकी वैल्यू आपको दी गई है 150 पिकोफैरेड की और C1 आपको दिया गया है 50 पिकोफैरेड और आपसे पूछा गया है C2 को। तो कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू रख देना है। C नेट C1 C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 आपको यहाँ पर दिया हुआ है 150, C1 आपको दिया है 50 और यहाँ पर दिया है C2, तो C2 आपको निकालना है। तो कितना हुआ? 150 में से 50 जाएंगे तो 100 पिको फैरड, ठीक है ना? इस तरह से तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरक संधारित्र और सिरेमिक संधारित्र दोनों के भौतिक आयाम समान हैं, किसकी धारिता का मान अधिक होगा? इन्होंने बताया, देखिए एक तरफ आपने लिया है वही भौतिक आयाम का मैंने आपको बताया था, एक तरफ आपने लिया है माइका और दूसरी तरफ आपने लिया है सेरेमिक, ठीक है ना? सेरेमिक आपसे बोला गया है यहाँ पर डी अगर एक्स है, ए अगर वाई है, तो यहाँ पर भी डी एक्स और ए वाई लिया गया है। आपको बताना है सेम पैरामीटर लेने के बाद जो धारिता है इसकी C1 है, इसकी C2 है। आपसे पूछा गया है कि किसकी ज्यादा होगी, ठीक है ना? आपसे इसका मतलब है क्या C1 की कम होगी C2 से? इसका मतलब है क्या C1 की ज़्यादा होगी C2 से? इसका मतलब है दोनों की आइडेंटिकल वैल्यू ही प्राप्त होगी, बोथ हो
ठीक है ना? और इट डिपेंड्स ऑन अप्लाई वोल्टेज, क्या है ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ये आपसे पूछा गया है, आपको इसका आंसर देना है। देखिए, आपको एक फॉर्मूला बताया था कि धारिता इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ए बाई डी, ठीक है ना? मतलब कि यहाँ पर ए आपने सामान लिया, डी आपने सामान लिया, तो धारिता किस पर निर्भर हो गई? एप्सिलॉन पर, समानुपाती हो गई। ठीक है? धारिता समानुपाती हो गई है एप्सिलॉन पर। अब आपको ये बताना है कि जिस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, उसकी धारिता भी हाई होगी, और जिस मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो है, उसकी धारिता भी लो होगी। अब अगर बात की जाए तो सेरेमिक की अगर हम बात करें तो सेरेमिक में होती है लगभग 4700, ठीक है? और 4700 से 7000। वहीं अगर हम बात करते हैं माइका की, तो माइका की बहुत कम होती है, माइका की होती है 7 टू 8। कई जगह पर आपको 6 भी मिलता है, तो 6 टू 8 भी मिल जाता है कई जगह पर, इतना भी होता है। तो किसकी ज़्यादा है? सेरेमिक की बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप सेम आकृति का लेते हो तो सेरेमिक में ज़्यादा कैपेसिटेंस आपको मिलेगा, तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना? इस तरह से आपको याद रखना है ये चीज़। फ़ॉर्मूले से करना है, जो चीज़ें फ़ॉर्मूले से हो सकती है, बस आप 1-2 फ़ॉर्मूले याद कर लो, ये सब चीज़ें हो जाएँगी। और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जहाँ पर भी आवृत्ति बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर आपको कौन-सा लगाना है? माइका का उपयोग करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको माइका का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में माइका ही देखा गया है, ठीक है ना? अगर लोअर फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है, तो वहाँ पर माइका इस्तेमाल नहीं होगा, आई थिंक पेपर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? इसके अलावा और भी होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक की बात की जाए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है, उसकी बात की जाए, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का उपयोग होता है। वहीं अगर आपसे टेम्परेचर के बारे में पूछा जाए कि अगर आपको लगे कोई युक्ति है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसे कंट्रोल करना है, तो आपको सेरेमिक कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सामग्री में ढकता हुआ का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है ना? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान सबसे कम है, सबसे कम आपको बताना है। पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि किसका ज्यादा और किसका कम होता है, 4-5 जो मेन मेन होते हैं वो मैंने आपको लिखा था, ठीक है ना? अगर सेरेमिक की बात करें तो सेरेमिक का तो अभी बात हुआ है, 4700 से 7000, मैक्सिमम 7000 लेके चलेंगे आप, ठीक है ना? ऑयल की अगर आप बात करते हो तो ऑयल में अलग-अलग होता है, जैसे हाइड्रोकार्बन ऑयल होते हैं, उनका अलग होता है। इसके अलावा ग्लिसरिक ऑयल होते हैं, उनका अलग होता है। अगर आप ग्लास की बात करते हो तो ग्लास का 9 होता है, पेपर की बात करते हो तो पेपर का 2 होता है, और अगर आप ऑयल और भी होते हैं जिनका 2.1 भी मिलेगा, कई जगह पर 2.1 मिलेगा, कई जगह 2.4 से 2.1 मिलेगा। इसके अलावा और भी मिलेगा, कभी जगह पर पॉइंट में भी मिल जाता है, 0.4 मिल जाएगा, 0.001 मिल जाएगा, इस तरह का भी मिल जाता है। तो आपको कम से कम लेके चलना है, ठीक है ना? 0.013 इस तरह से आपको लेके चलना है। तो सबसे कम किसका होगा? ऑयल का होगा। आपको याद रखना, कहीं भी कुछ भी आए, ऑयल का ही सबसे कम होता है। अगर ऑप्शन ऑयल दिया है तो ऑयल का सबसे कम आपको लगाना है, ठीक? आगे बढ़ते हैं, निर्वात का 1 होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर में ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान सबसे कम होता है? ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में भी कई जगह पर मैंने डिस्कस किया है आपसे। यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात की गई है। ब्रेकडाउन वोल्टेज किसका सबसे कम होगा? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का। बताया था ना मैंने, बाकी सबका ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्रक के लिए ढकता हुआ स्थिरांक लगभग है। ढकता हुआ स्थिरांक मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है अभ्रक के लिए? अभी मैंने बात की, अभ्रक के लिए कितना होता है? 7 से 8, या कई जगह पर 6 से 8 भी दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर 3 टू 8 यही एक मैच कर रहा है इसलिए, ठीक है ना? 3 टू 8 भी आप लगा सकते हैं, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात के लिए ढकता हुआ स्थिरांक का मान कितना होता है? निर्वात के लिए कितना होता है? 0, 1, 4, 10। अभी मैंने बताया निर्वात के लिए 1 होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कैपेसिटर ध्रुवीयता के लिए चिन्हित है? ध्रुवीयता मतलब यहाँ पर बात की जा रही है पोलराइजेशन की। किसकी बात की जा रही है? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के लिए कौन सा उपयोग में लाया जाता है? यहाँ पर कई बार डिस्कस हुआ है। यरका के उपयोग करते हैं, पेपर का, माइका का, या इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का, डी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कैसा होता है, इस तरह से होते हैं। ये जो होते हैं धातुओं की होती हैं प्लेट्स। यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में इलेक्ट्रोलिक मटेरियल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना? ये कैसा हो सकता है? ये सॉलिड सॉलिड या लिक्विड, कैसा भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आप जब यहाँ पर वोल्टेज देते हो, यहाँ पर आपने वोल्टेज अप्लाई किया, तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद यहाँ जो धातु की परत होती है, मान लीजिए ये है एनोड, एनोड होता है पॉजिटिव, और ये है कैथोड, कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। तो जब ये धातु की परत
धातु की प्लेट को आप जब वोल्टेज देते हो, तो यहाँ तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो कैथोड होता है ना, कैथोड पर ऑक्साइड जमा हो जाता है, ये ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर का उपयोग तापमान क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि तापमान की जहां पर बात होती है, टेम्परेचर कंपनसेशन की जहां बात होती है, वहां कौन से संधारित्र का उपयोग किया जाता है? यरका, सेरेमिक का, पेपर का, या नन ऑफ दीज का आपको बताना है। मैंने आपसे क्या बोला था? हाई टेम्परेचर की जब भी बात हो, वहां पर सेरेमिक कैपेसिटर आपको याद रखना है। हाई टेम्परेचर की बात हुई मतलब सेरेमिक कैपेसिटर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। हाई टेम्परेचर के लिए सेरेमिक कैपेसिटर का उपयोग करना है, सेरेमिक कैपेसिटर। और अगर आपसे पूछा जाता है, कहीं ऐसी बात हो रही है जिसमें हाई वोल्टेज की जैसे बात हुई, मान लीजिए, है ना, हाई वोल्टेज की अगर बात की जा रही है, हाई वोल्टेज पर, तो हाई वोल्टेज पर किसका आप उपयोग करोगे? हाई वोल्टेज पर आप उपयोग करोगे पेपर कैपेसिटर का, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखना। हाई वोल्टेज की जहां बात हो पेपर कैपेसिटर, और जहां हाई टेम्परेचर की बात हो वहां सेरेमिक कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है, ठीक है, ये है, आपको बताना है गलत कथन। गलत कौन सा है? ठीक है, आपका पहला है, ढकता हुआ, या मतलब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, जितना पतला होगा कैपेसिटेंस उतना ही अधिक होगा। क्या ये सही है? सी इज इक्वल टू एफ साइलन नॉट ए बाई डी। जितना पतला होगा कैपेसिटेंस उतना ही अधिक होगा, क्या आपको ये बताना है। तो क्या दिख रहा है यहाँ से? सही, पहला वाला सही है। दूसरा, एक 6 डॉट अभ्रक 6 डॉट माइक्रा कैपेसिटर, ठीक है, रंग कोडित सफेद, हरा, काला, लाल और पीला का मान समाई मान, देखो क्या होता है, जैसे कैपेसिटर होते हैं, इस तरह के होते हैं कैपेसिटर, इनको आप पहचानोगे कैसे? क्योंकि जरा जरा से भी होते हैं कैपेसिटर जो ट्रांजिस्टर वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप उनको पहचानोगे कैसे, उनकी वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर कुछ लाइंस होती हैं जो आपको बना के दे दी जाती है, हर लाइन का अलग अलग मतलब होता है, 4 लाइन होती हैं। यहाँ पर जो पहली लाइन होती है वो 10 की घात को बताती है, दूसरी लाइन बताती है कलर को, तीसरी दहाई के अंक को, और चौथी बताती है इकाई के अंक को। इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि सफेद, हरा, काला, लाल, पीला, इस तरह से बनाए हुए, तो इन सब का मान कितना होगा? ठीक है, ये आपको निकालने की बात है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है ना, कि मतलब निकालते कैसे हैं। तीसरा है, श्रृंखला में कैपेसिटर कम कैपेसिटेंस प्रदान करते हैं लेकिन संयोजन के लिए उच्च ब्रेकडाउन वोल्टेज रेटिंग प्रदान करते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। श्रृंखला में क्या होता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। ऐसा ही होता है, कम प्रदान कर, लेकिन संयोजन के लिए उच्च वोल्टेज ब्रेकडाउन रेटिंग होती है, संयोजन, ठीक है। अगला देखते हैं, एक संधारित्र चार्ज स्टोर कर सकता है। क्या ये सही है? बिल्कुल, Q = CV, चार्ज स्टोर करता है, क्योंकि इसमें दो कंडक्टरों के बीच एक ढकता हुआ है। बिल्कुल सही है, ये होते हैं दो कंडक्टर, प्लस और माइनस, एनोड कैथोड, और यहाँ पर बीच में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेपर कैपेसिटर में आमतौर पर सहनशीलता होती है। सहनशीलता का मतलब होता है टॉलरेंस, मतलब आगे पीछे आप कितना कर सकते हो। अलग अलग होते हैं, जैसे माइका आपने देखा है, आपने पेपर देखा है, ठीक है, आपने डाई इलेक्ट्रिक भी देखा है, डाई इलेक्ट्रिक, इसके अलावा एल्यूमिनियम होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें जो भी आपको दिया गया है कैपेसिटर में टॉलरेंस कितना है, मतलब मान लीजिए धारिता 10 आ रही है, ठीक है, तो आप कितना टॉलरेट कर सकते हो? एक्चुअल में 10 है, लेकिन अगर आपकी 9 आ रही है, या आपकी 8 आ रही है, आपकी 7 आ रही है, आपके निकालने पर 6 5 कितनी आ रही, तो आप कहाँ तक इसे टॉलरेट कर सकते हो? तो आपको ये बताना है, ±5%, ±10%, ±15 या ±20। देखिए, पेपर कैपेसिटर में आपको याद रखना है ±10, ठीक है, प्लस माइनस मतलब कि अगर 10 है आपको दी गई है, तो अगर आपकी 9 भी निकलती है तो आप इसे ठीक है, हाँ, मान सकते हो, सही है। लेकिन अगर इसकी आपकी 9 से कम निकल जाती है, 9 से कम निकल जाती है, तो फिर ये गलत है ना? 10% तक आप टॉलरेट कर सकते हो, अगर 11 भी निकलती तो भी आप इसे टॉलरेट कर सकते हो, ये है कहने का मतलब। अगला देखते हैं, निकट सहनशीलता के लिए, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले क्वेश्चन में जैसे इस तरह की बात की, तो वहीं आपको याद रखना है, जो माइका होता है ना, माइका की सबसे कम होती है, ±5%, माइका के लिए ये होती है। और अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर के लिए ये होती है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। माइका के लिए ±5%, ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
माइका कैपेसिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट सहनशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कैपेसिटर आमतौर पर पसंद किया जाता है? निकट सहनशीलता मतलब क्लोजर टॉलरेंस के लिए, क्लोजर टॉलरेंस के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? आपको पता है, माइका। मैंने आपको बताया प्लस माइनस 5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक 1 कूलाम के 2 आवेशों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बल को 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है ना? तो आपको ये बताना है कितना फोर्स लगा। कहने का मतलब ये है, आपको एक फॉर्म ये है, सॉरी ये है 1 प्लस क्यू कूलाम आपको रखा और यहाँ पर रखा है। तो आपको ये बताना है इन दोनों के बीच से अगर डिस्टेंस r है तो आपको बताना है कि ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले लेक्चर में, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर एस सॉरी आर स्क्वायर, ये था। के की वैल्यू क्या थी? के की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखते थे। वहीं अगर हम के की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं तो के की न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास थी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये थी। ठीक है, ये थी आपकी के की वैल्यू। अब इसी को आपको पुट करना है। यहाँ पर एफ आपको दिया हुआ है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ आपको लिखनी है। Q1 और Q2 कितने हैं? 1 कूलम। यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू 1 दी गई है, तो 1 1। और यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.5 मीटर, मतलब कि 1/2 लिख सकते हैं 0.5 को, है ना? और होल स्क्वायर था। अब इसको कैसा करोगे? 9 इंटू 10⁹ इंटू 1, और यहाँ पर था 1/4। ये ऊपर जाएगा तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 4, मतलब कि 36 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये हो गया। वहीं अगर आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछते तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू हो जाता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी आप यही लगाओगे, यही आएगा आंसर, क्योंकि Q1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36 इंटू 10⁹ और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, इसलिए न्यूटन पर कूलम, ये लिख देना है। बस इकाई चेंज हो जाएगी। ओके, ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपको याद रखनी है। और अगर वोल्टेज पूछे तो क्या होगा? हैं? वोल्टेज का होता है ई इंटू डी। ठीक है ना? मतलब कि अगर आपसे पूछते हैं वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो ई इंटू डी, ये होता है वोल्टेज का। मतलब कि सब कुछ वही रहेगा, बस डी जो 0.5 था वो चेंज हो जाएगा। ई की वैल्यू कितनी रहेगी? एफ अपॉन क्यू थी। एफ की वैल्यू आपके पास में ये आई, और ई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे कितनी आई? 3 इंटू 36, यहाँ पे 36 इंटू 10⁹ और डी कितना था? डी था 1/2। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? इसको अलग कर देते हैं यहाँ से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 8, सॉरी विद्युत क्षेत्र की नहीं, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हो जाएगा 18 इंटू 10⁹ वोल्ट। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सही है ना ये वाला? हाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आयतन आवेश घनत्व की इकाई। आयतन आवेश घनत्व, घनत्व आयत, जहां घनत्व आ गया, घनत्व क्या हो गया? घनत्व का फॉर्मूला मैंने बताया था, V/D। मतलब वी वाई है तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो M/V। ठीक है, ऐसा मैंने आपको घनत्व का एक फॉर्मूला बताया। लेकिन यहाँ पर आवेश घनत्व की, आयतन आवेश घनत्व की बात की जा रही है, तो यहाँ पर v तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान की जगह पे q आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो घनत्व अगर हम इसको रो से रिप्रेजेंट करें तो Q/V लिख दोगे आप, और q का होता है कूलाम और v का कितना होता है? मीटर क्यूब। क्या है आंसर? कहाँ गया? ये है। ठीक है, ऑप्शन ए। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी बंद सतह पर विद्युत विस्थापन डी, विद्युत विस्थापन डी है, उन्होंने बताया, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, कि सामान्य घटक का सतह अभिन्न अंग सतह से घिरे चार्ज के बराबर होता है। ये आपको फॉर्मूला बताया था, E.ds बताया था मैंने आपको। फाई इज इक्वल टू, E.ds, ये मैंने पहले भी आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में। ये कौन सा फॉर्मूला था? गॉस का नियम है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्रक की ढकता हुआ शक्ति, अभ्रक का आपसे पूछा, ढकता हुआ शक्ति यहाँ पे पूछी है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की यहाँ पर बात हो रही है। स्ट्रेंथ कितनी होती है अभ्रक की? आपको ये बताना है। तो अभ्रक की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 50 to 200, ये आपको याद रखनी है। ठीक है ना? स्ट्रेंथ इसे आपको याद रखनी है। अभ्रक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभ्रक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच का ढकता हुआ है, कांच, ग्लास का आज ही डिस्कस किया है। ग्लास का कितना होता है बताइए? आज डिस्कस किया है या नहीं किया है ग्लास का?
ग्लास का मैंने आपको बताया था, क्लास का मैंने आपको बताया 9। 9 कौन सी रेंज में आ रहा है? 5 to 10। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटर का उपयोग मुख्य रूप से रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग के लिए किया जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी में कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है? माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स का उपयोग किया जाता है। कौन सी वेव का? रेडियो में माइक्रोवेव्स का। माइक्रोवेव्स का उपयोग करते हैं रेडियो में। और माइक्रोवेव के लिए किसका उपयोग करते हैं? ईयर कैपेसिटर। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटर का उपयोग, हाँ, और इसमें मैंने एक और चीज आपको पहले बताई थी, अब फिर से रिवाइज करते हैं। पेपर के लिए मैंने क्या बताया था? पेपर के लिए मैंने बताया था हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज की जहां बात हो वहां इस्तेमाल करते हैं। ईयर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए। रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए आपको इस्तेमाल करना है रेडियो फ्रिक्वेंसी। माइका का भी बताया था और इलेक्ट्रोलिटिक का बताया था। माइका का मैंने आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रोलिटिक का क्या बताया था? हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। पेपर का हाई वोल्टेज और माइका का हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक का मैंने आपको क्या बताया था? लो ब्रेक डाउन वोल्टेज। लो ब्रेक डाउन वोल्टेज, जहां पर भी ऐसी बात हो उसका इस्तेमाल करना है, लो ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटर का उपयोग केवल डीसी के लिए किया जाता है। कौन से कैपेसिटर का उपयोग केवल डीसी के लिए किया जाता है? आपको ये बताना है। वैसे तो देखो, कैपेसिटर का उपयोग डीसी के लिए ही किया जाता है मोस्टली, एसी के लिए उपयोग नहीं किया जाता कैपेसिटर का। तो आपको ये बताना है कि ईयर का, पेपर का, माइका का या इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, कौन से कैपेसिटर का उपयोग आप डीसी के लिए करते हो। देखिए, पहली बात तो ये, आप डीसी के लिए करते क्यों और एसी के लिए क्यों नहीं करते हो, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। ये है और एक ये है। ठीक है, ये वोल्टेज है और ये है, सॉरी, ये वोल्टेज है और ये है करंट। ठीक है, ये गई करंट और ये गया वोल्टेज। आपने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया, यहाँ पर आपको ये डीसी वोल्टेज आप दे रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर आप दे रहे हो एसी वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने एसी वोल्टेज दिया तो एसी वोल्टेज इस तरह से होता है। ठीक है, वहीं अगर आप डीसी दोगे तो कांस्टेंट वोल्टेज इस तरह से होता है। ठीक है ना? ठीक है, सॉरी, ये वाला भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये भी रिप्रेजेंट करेगा, ये भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इधर पर आप आई लिख सकते हो। ठीक है, जब आप भी दे रहे हो मतलब प्रत्यावर्ती दे रहे हो तो वो चेंज हो रहा है, बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। वहीं अगर आप डीसी वोल्टेज दे रहे हो तो कंटिन्यू सेम, सेम चीज आपको मिल रही है, सेम वोल्टेज मिल रहा है। मतलब कि पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का आपको उपयोग करना है जो पोलराइजेशन से संबंधित हो। क्या ईयर पोलराइजेशन से संबंधित है? नहीं है। पेपर पोलराइजेशन से संबंधित है? नहीं है। माइका पोलराइजेशन से संबंधित है? नहीं है। इलेक्ट्रोलिटिक पोलराइजेशन से संबंधित है, तो ऑप्शन डी होगा। अब देखिए, अगर आप एसी उपयोग करोगे ना इसमें, तो चार्ज होगा इस वाले पोर्शन में, इधर चार्ज होगा लेकिन इधर ये डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर इधर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर, तो इससे इतना कोई फायदा होगा नहीं हमें। हमें चाहिए ऐसा जिससे कि जल्दी चार्ज हो जाए, तो ये है। अगर आप डीसी दोगे तो जल्दी चार्ज होगा और डीसी का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 25, कैपेसिटर का उपयोग ट्रांजिस्टर सर्किट में किया जाता है। ट्रांजिस्टर सर्किट में क्या कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है हाँ, कौन से कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है आपको ये भी बताना है। आपको बताना है सेरेमिक का उपयोग किया जाता है, पेपर कैपेसिटर का, एयर कैपेसिटर का, या इलेक्ट्रोलिटिक। तो सही आंसर क्या है? सेरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, देखो, ट्रांजिस्टर सर्किट में सेरेमिक कैपेसिटर का ही उपयोग किया जाता है। इस क्यों किया जाता है? देखिए क्या होता है, क्योंकि जो सेरेमिक, देखिए ट्रांजिस्टर है, हमें जरूरत है कि ये अनवांटेड नॉइस जो भी आती है, अनवांटेड जो भी नॉइस आ रही है जिसे हम नहीं चाहते उसको हटा दे। हमें ऐसे कैपेसिटर की जरूरत है। इसके अलावा जो हाई फ्रिक्वेंसी पर काम कर सके, किस पर काम कर सके? हाई फ्रिक्वेंसी पर भी काम कर सके, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमें याद रखना है कि जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, इसका भी हो। तो सबसे पहली बात तो अनवांटेड नॉइस को वो हटा सके, इसके लिए हम सेरेमिक कैपेसिटर का उपयोग करेंगे। दूसरा होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी में सेरेमिक कैपेसिटर का उपयोग कर सकते हैं। माइका का भी करते हैं ना, माइका का भी बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में करते हैं। इसके बाद होता है
टेम्परेचर कंट्रोल जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ टेम्परेचर की बात होती है वहाँ सेरेमिक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो इसका ज़्यादा होता ही है कितना 7000 बताया था मैंने। तो इसलिए भी उपयोग किया जाता है। तो कई रीज़न है जिसकी वज़ह से उपयोग किया जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रांजिस्टर में हमें ज़रूरत है कि रिपल ना आए, है ना? जब हम कोई चीज़ सुनेंगे तो उसमें रिपल आएँगे। अगर रिपल आए तो हमें आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई देगी। इसलिए इसका जो होता है सेरेमिक कैपेसिटर में क्या होता है रिपल फैक्टर जो होता है, रिपल फैक्टर ये लो होता है, ठीक है? इस वजह से। तो रिपल फैक्टर लो होगा, अनवांटेड नॉइज़ नहीं आएगी, हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल तो होता ही है। तो इस वजह से हम सेरेमिक कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, किसमें? ट्रांजिस्टर में, याद रखना है ट्रांजिस्टर में किसका उपयोग करते हैं? सेरेमिक कैपेसिटर का, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखो, जो भी मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। माइका कैपेसिटर को आपको ध्यान से पढ़ना है, थ्योरी में भी और ऐसे भी। बस उपयोग पढ़ना है माइका कैपेसिटर की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? उतना पढ़ना है, बाकी जो मेन-मेन चीज़ें होती हैं कैपेसिटर से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। इसमें और पिछले वाले लेक्चर में दोनों को मिलाकर मैंने बता दिए जो मेन फ़ॉर्मूले होते हैं जो आने चाहिए, है ना? ऐसे फ़ॉर्मूले तो बहुत होते हैं, लेकिन वो फ़ॉर्मूले मैंने आपको बता दिए जैसे V का होता है, गॉस का नियम मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बता दी है। आवेश का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको करा दिया है। तो ये चीज़ें आप कंप्लीट कर लोगे। जो कैपेसिटर के मेन फ़ॉर्मूले थे 2 और ऊर्जा का एक फ़ॉर्मूला होता है कैपेसिटर Q इज़ इक्वल टू CV या फिर हाफ CV स्क्वायर जो ऊर्जा का था एप्सिलॉन A बाई D ये वाला फ़ॉर्मूला होता है। तो ये जो मेन कैपेसिटर के फ़ॉर्मूले हैं वो भी मैंने आपको करा दिया है। थोड़ा-थोड़ा बेसिक भी बता दिया है कि प्लेट प्लस हो तो अगला अंदर माइनस होता है। क्यों इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है, जिस पर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। आपको याद रखना है कि जहाँ हाई वोल्टेज की बहुत बात हो, वहाँ कौन से कैपेसिटर का उपयोग करना है, पेपर का। वहाँ जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी की बात हो, वहाँ माइका का उपयोग करना है। ट्रांजिस्टर का केस हो, तो वहाँ सेरेमिक कैपेसिटर का उपयोग करना है। रिपल फैक्टर कम होता है सेरेमिक कैपेसिटर का। अलग-अलग कैपेसिटर जो होते हैं, उनके आपको याद करने हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्योंकि उसी से आप धारिता कंपैरिज़न डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से ही कर पाओगे। ठीक है ना? वही चीज़ है जो एग्ज़ामिनर आपको क्वेश्चन में लिख कर नहीं देगा। बाकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे ए और डी 2 तो चीज़ें हैं, एक ए है एरिया और दूसरा है डी। तो जो ए और डी है वो तो आपको सवाल में मिलेगा ही, पर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल आपको पता होना चाहिए। तो आप अलग-अलग जो मेन कैपेसिटर जो 4-5 यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ग्लास वगैरह, एयर वगैरह, उनके डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल सॉरी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है बस और कुछ नहीं करना है। कैपेसिटर बन जाएगा सीरीज़ में क्या होता है फ़ॉर्मूला, पैरेलल में क्या होता है फ़ॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए, कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में जाएँ ना, तो जो सीरीज़ में वो होता है रेजिस्टेंस, उसका फ़ॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है और इस तरह से चलता जाता है Rn तक। वहीं अगर हम पैरेलल में जाते हैं तो 1 अपॉन R होता है, 1 अपॉन R1 होता है, 1 अपॉन R2 होता है और इस तरह से ये चलता जाता है। लेकिन जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है। अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं, तो सीरीज़ में अगर हम देखें, तो सीरीज़ में हो जाएगा 1 अपॉन C इज़ इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस इस तरह से 1 अपॉन Cn तक जाएगा। वहीं अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल में भी उल्टा हो जाएगा। C इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट, डॉट, डॉट Cn तक चला जाएगा। तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है ना? ई का मैंने आपको बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं, कल मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ आऊँगा। कुछ टाइम में आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो मेन-मेन थ्योरी होती है, वो मैं कंप्लीट कर दूँगा। इसके बाद एक लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैं लूँगा मुश्किल से 30 से 40 मिनट का होगा जिसमें इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूले मैं बता दूँगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं उनको बता दूँगा और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ डलेगी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर थ्योरी से रिलेटेड तो आपको वो अच्छे से पढ़ के जानी है। बस 1-2 बार उसको पढ़ लेना और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ओके? कल मिलते हैं। थैंक यू।